हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। आज के इस एपिसोड में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूनिक और बहुत ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं कई विमेन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूं, जहां पर फैमिली काउंसलिंग और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से संबंधित जो लीगल एडवाइज होती है उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता रहता हूं। वहां पर महिला ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स के द्वारा अक्सर एक सवाल पूछा जाता है और मेरे व्यूवर्स के द्वारा, खासतौर से जो महिलाएं हैं, जो फीमेल व्यूवर्स हैं, उनके द्वारा भी ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि पति पत्नी के मध्य, हस्बैंड वाइफ के मध्य झगड़े क्यों होते हैं? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की असली वजह क्या है? हम देख रहे हैं आजकल कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट दिन पर दिन इस तरीके से बढ़ रहे हैं जैसे एक जो कहावत है कि बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगनी। तो इस तरीके से मैट्रिमोनियल केसेस बढ़ रहे हैं। तो पूरे देश के पैमाने पर अगर हम देखें कि मैट्रिमोनियल केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, पति पत्नी के मध्य विवाद होना और उस विवाद का इस हद तक बढ़ जाना कि अदालत पहुंच जाना, अब ये आम बात हो गई है। तो आज के इस एपिसोड में मैं इसी विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूं। आज हम देखेंगे कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के पीछे जो मुख्य वजहें होती हैं, जो मेन रीजन्स होते हैं, मुख्य कारण वो क्या होते हैं और इन कारणों को कैसे समाप्त किया जा सकता है और एक हेल्दी मैरिड लाइफ को कैसे लीड किया जा सकता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए आप जुड़े रहें आखिरी तक। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे कहूँगा कि मेरे आगे की वीडियो आप तक पहुँचते रहें, नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को हिट करके ऑल पर ज़रूर सेट कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहा करें, जिससे कि जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कानून की, वो और लोगों तक भी पहुंचती रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। साथियों, सबसे पहली बात जो निकल कर आती है, जो एक साइकोलॉजी से संबंधित है और समाज में जो प्रैक्टिकल तरीके से होती है। एक लड़की जो 18 से 20-25 साल तक एक दूसरे परिवार में पलती है, दूसरे एटमॉस्फेयर में रहती है, 18, 20, 25 साल के बाद जब उसकी शादी अगर अरेंज मैरिज है तो एक ऐसे लड़के से हो जाती है और वो एक ऐसे परिवार में चली जाती है जिस परिवार के सदस्यों के बारे में उसको कुछ पता नहीं होता है। कौन सा सदस्य हॉट टेम्पर है, कौन शॉर्ट टेम्पर है, कौन फीकी चाय पीता है, कौन तीखी चाय पीता है, कौन नमक कम खाता है, कौन नमक ज़्यादा खाता है, कुछ पता नहीं होता है। कौन देर तक सोता है, कौन जल्दी सो करके उठता है, किसी की हैबिट्स के बारे में कुछ पता नहीं होता, किसी के आचरण व्यवहार के बारे में कुछ पता नहीं होता। और वो परिवार जिसके किसी भी सदस्य के बिहेवियर के बारे में उस लड़की को कुछ पता नहीं है, उस परिवार का एक एक सदस्य यह उम्मीद करता है कि ये जो हमारे घर में जो नई नवेली, जो ब्राइड, जो दुल्हन आई है, ये हम सब की उम्मीदों पर खरी उतरे। हाँ दोस्तों, देवर भी ये उम्मीद करता है कि भाभी मुझे सुबह सबसे पहले मेरी बेटी बना करके दे। सास भी उम्मीद करती है कि मेरी बहू रात के सोने से पहले मेरे सिर में तेल जरूर लगाए और मेरे पैरों को दबा के इसके बाद फिर जो सोने जाए। और हस्बैंड तो उम्मीद करता ही करता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि वो लड़की जो किसी के व्यवहार से परिचित नहीं है, वह उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती है और फिर शिकायतों का दौर शुरू हो जाता है। और हस्बैंड अपनी वाइफ और अपने पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स के बीच में डिप्लोमेटिक तरीके से जो एक ब्रिज का काम करना चाहिए, जो सामंजस्य बैठालना चाहिए, उसको बैठालने में फेल हो जाता है।
तो यह एक बहुत बड़ी वजह होती है जहां पर झगड़े की शुरुआत होती है। दूसरा, इसी के साथ साथ जब तक शादी नहीं होती है तो लड़का हो या लड़की एक बैचलर लाइफ को एंजॉय करते हैं। बैचलर लाइफ को एंजॉय करने का मतलब कि ना तो घर आने का समय खास तौर से लड़कों के लिए निश्चित होता है, ना सोने का समय निश्चित होता है, ना घर के किसी काम की जिम्मेदारी होती है। घर का कौन सा सामान कहाँ रखा है, कपड़े कहाँ रखना है, कौन सी चीज़ कहाँ उठाकर रखनी है, इस बात के लिए भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। शादी होने के बाद भी जब इस तरीके की आदतों में हस्बैंड की सुधार नहीं आता है तो यह बातें भी कहीं न कहीं शिकायत का कारण बनती हैं और पत्नी के द्वारा शिकायतों का दौर शुरू हो जाता है। और इसके के साथ साथ जब ये शिकायतें होने लगती हैं तो यह शिकायतें पत्नी के द्वारा अपने मायके वालों तक पहुंचने लगती हैं और वह शिकायतें तूल पकड़ने लगती हैं। इसी के साथ साथ जो एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि आपस में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का डेवलप ना हो पाना। हाँ दोस्तों, छोटी छोटी बातों को लेकर के शक करना और जो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होता है, विश्वास और सम्मान, अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के बीच में विश्वास और सम्मान नहीं है तो वहाँ पर दरार आने लगती है और वो रिश्ता टूटने के कगार पर हो जाता है। तो आपस में विश्वास का कम होते जाना और सम्मान भी कम होता जाना, यह भी एक झगड़े की जड़ बनता है। विश्वास और सम्मान को कम होने में जो काम करता है, जो फैक्टर, वह होता है ईगो फैक्टर। छोटी छोटी बातों को लेकर कभी वाइफ ईगो करने लगती है और कभी हस्बैंड का ईगो सामने आ जाता है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि आपस में कुछ मनमुटाव हो जाए, कुछ नाइत्तेफाकी हो जाए, तो एक को वहाँ पर न्यूट्रल का रोल अदा करना होता है जब कोई एक फेस होता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा हस्बैंड उग्र हो या हमेशा वाइफ उग्र हो, लेकिन अगर एक के साथ दूसरा भी उग्र हो गया और अपनी बात को जस्टिफाई करने लगा, सही मनाने पर वो वहाँ पर अड़ गया, तो यह बात भी एक झगड़े की वजह बनती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अक्सर जो कामकाजी जो महिलाएं होती हैं उनको ये शिकायत भी रहती है कि मेरे पति के द्वारा बच्चों की परवरिश में और घर के कामकाज में हाथ नहीं बटाया जा रहा है। तो यह बात भी एक झगड़े की वजह बनती है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि जो भविष्य का जो रिलेशनशिप रहा है बिफोर मैरिज, उस रिलेशनशिप को लेकर के भी आपस में एक दूसरे को ताना देने का काम शुरू कर दिया जाता है और यह ताना सिर्फ एक दूसरे तक नहीं रहता बल्कि दोनों के परिवार वालों तक भी पहुंच जाता है। एक दूसरे से तुलना करना भी झगड़े की वजह बनता है। अक्सर लोग कहते हैं कि देखो फलाने की जो वाइफ है वो इस तरीके से खाना बनाती है, वो इस तरीके से कपड़े पहनती है। वाइफ के द्वारा भी कहा जा सकता है कि फलाने का जो हस्बैंड है वो इस तरीके से अपने आप को मेंटेन रखता है। तो एक दूसरे से तुलना करना भी आपस में एक खाई का काम और विश्वास को कम करने का काम करता है और झगड़े की वजह बनता है। प्रॉपर तरीके से एक दूसरे को समय ना देना, अक्सर ये शिकायत रहती है कि शादी के पहले जितना समय देते थे, अगर लव मैरिज है तो शादी के बाद उतना समय नहीं दिया जा रहा है। तो ये बातें भी झगड़े की वजह बनती हैं। और दोस्तों, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि दहेज की डिमांड्स नहीं की जाती, दहेज की डिमांड्स को लेकर के क्रूरलिटी नहीं की जाती, वाइफ के साथ मारपीट नहीं किया जाता, इस तरीके की भी घटनाएं होती हैं। हाँ, इनकी संख्या कम जरूर हो सकती है लेकिन जेन्युइन घटनाएं भी होती हैं। और इन सबसे ऊपर जो मैंने पहले कहा था कि पूरी फैमिली यह उम्मीद करती है कि वो लड़की जो किसी के व्यवहार से परिचित नहीं है, सबकी उम्मीदों पर खरी उतरे, तो उस फैमिली का जो एक मेल डोमिनेटिंग सोच होती है, जो पुरुष प्रधान सोच सबसे बड़ी वजह होती है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को क्रिएट करने के लिए, पति और पत्नी के मध्य झगड़े की जो जड़ को शुरुआत करने के लिए, पैदा करने के लिए पुरुष प्रधान सोच, जहां पर पत्नी को पुरुष से कम अहमियत देना और सिर्फ यह समझना कि वाइफ का काम है पूरे घर का काम करना, पति को खुश रखना, पति के सारे फैमिली मेंबर्स को खुश रखना,
मुंह से कुछ बोलना नहीं, अपनी कोई इच्छाएं जाहिर न करना और किसी भी तरीके से सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने का हक ना रखना, यह जो पुरुष प्रधान समाज है, सोच है कि पत्नी मतलब निचले दर्जे की नागरिक, यह पुरुष प्रधान सोच भी झगड़े की बहुत बड़ी वजह है। अब दोस्तों यहाँ पर यह बात उठती है कि एक स्वस्थ वैवाहिक जीवन को कैसे जिया जाए। तो जो मैंने बताया कि सबसे पहली चीज वैवाहिक जीवन, स्वस्थ वैवाहिक जीवन को जीने के लिए हमें पुरुष प्रधान सोच को त्यागना होगा। हमें यह समझना होगा कि पति पत्नी एक दूसरे के नौकर नहीं हैं, एक दूसरे से निचले दर्जे के नागरिक नहीं हैं, बल्कि इक्वल ह्यूमन बीइंग हैं, बराबर के इंसान हैं। और भारत का कानून दोनों को बराबर के राइट्स और ड्यूटीज़ इम्पोज करता है। एक दूसरे के प्रति इक्वल राइट्स हैं और इक्वल ड्यूटीज हैं। लव एंड अफेक्शन और रिस्पेक्ट को बढ़ाना होगा। जो मैरिज है वो लव और रिस्पेक्ट का नाम है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की कदर करना, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करना और एक दूसरे से मोहब्बत करना, इसका नाम है। अब ये कैसे सोसाइटी में आएगा? क्यों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की से मोहब्बत और सम्मान नहीं करते और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है? जैसा मैंने बताया कि पुरुष प्रधान सोच को त्यागना, और दूसरा हमारी एजुकेशन का जो ढांचा है, मैं ये मानता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्राइमरी लेवल पे इस टॉपिक को लाना चाहिए कि कैसे एक फैमिली नामक इंस्टीट्यूशन को जिया जाता है, परिवार नामक संस्था में कैसे रहा जाता है, उसी परिवार नामक संस्था में एक वैवाहिक लाइफ भी आती है। तो उस वैवाहिक लाइफ को स्वस्थपूर्ण तरीके से कैसे जिया जाए, तो ये सारे नॉर्म्स बच्चों को कक्षा 5 के बाद से या 8 के बाद से जरूर सिलेबस में एक चैप्टर के रूप में होना चाहिए, जिससे जो फैमिली का जो कंसेप्ट है, मैरिड लाइफ का कंसेप्ट है, बच्चों के प्राइमरी स्टेज से ही उसको डेवलप करना चाहिए या जूनियर हाई स्कूल से उसको डेवलप करना शुरू कर देना चाहिए। एक और अहम बात कि हस्बैंड को वाइफ और फैमिली मेम्बर्स के बीच में एक डिप्लोमेटिक ब्रिज का काम करना चाहिए। एडजस्टमेंट हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी वाइफ को अपने फैमिली मेम्बर्स के एक एक बिहेवियर के बारे में बताए और फैमिली मेम्बर्स और वाइफ के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने का काम करे डिप्लोमेटिक तरीके से। दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि हमें अभिनय करना होता है इस जिंदगी में। जीवन जो है एक रंगमंच है जहाँ पर हम अभिनय कर रहे हैं। एक जब हम बेटे के साथ होते हैं तो पिता का अभिनय करते हैं, वाइफ के साथ होते हैं तो पति का अभिनय करते हैं, माँ के पास होते हैं तो पुत्र का अभिनय करते हैं, किसी प्रोफेशनल जगह पे होते हैं तो डॉक्टर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं तो हम उसका अभिनय करते हैं। उसके पीछे हमारा इंटेंशन सही होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके का कोई जो गिल्टी इंटेंशन होता है, दुराशय नहीं होना चाहिए। तो यह इस तरीके से एक हैप्पी मैरिज लाइफ को जिया जा सकता है। छोटे एक दूसरे को प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए। वाइफ एक इस तरीके का प्राणी नहीं है कि वो घर में नौकरानी के लिए आई है, वह बराबर की इज्जत की हकदार है, वह एक फैमिली मेंबर है। इस भावना को पूरे परिवार के सदस्यों के अंदर डेवलप करना होगा। एक दूसरे को प्रॉपर समय देना होगा। ईगो नामक चीज को उठा करके फेंक देना होगा। दोस्तों, कभी भी ईगो अगर आएगा तो निश्चित रूप से मनमुटाव होगा, वो चाहे वाइफ हो या आपका दोस्त हो या और कोई है। और हमें बैचलर लाइफ से शादीशुदा लाइफ में कुछ चेंजेस करने होंगे। जैसा कि मैंने बताया था, कुछ रिस्पॉन्सिबल लाइफ को जीना शुरू करना होगा, जिसमें टाइम की पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी, घर में सामान के रखरखाव के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनानी होगी और छोटी छोटी बातों में एडजस्ट करना होगा। ये नहीं कि दाल में नमक ज़्यादा हो गया तो हमने लड़ाई कर ली, बीबी रोज़ एक ही जैसा खाना बना रही है तो लड़ाई कर ली। आजकल इंटरनेट का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया में भरमार पड़ी है कंटेंट्स की। आप नई नई रेसिपी ढूंढिए और वाइफ की छुट्टी वाले दिन मदद करिए। तो इस तरीके से हम अपनी पत्नी के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी सोच को बदल के, अपने आचरण व्यवहार को बदल के, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ
एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाल करके, और हाँ, पत्नी को भी ये समझना होगा कि हम छोटी छोटी डिस्प्यूट को, छोटी छोटी बातों को अपने मायके तक ना पहुंचाएं, और मायके वालों को भी ये समझना होगा कि अननेसेसरी इंटरफियर हम ना करें, उसको खुद हैंडल करने दे छोटी मोटी बातों को, जब तक कि उसके साथ क्रुअलिटी ना हो रही हो, ज्यादती ना हो रही हो। हाँ दोस्तों, किसी भी तरीके की क्रुअलिटी करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है, वायलेंस करने का कोई अधिकार नहीं है। वायलेंस निश्चित रूप से एक क्रिमिनल एक्ट है और पनिशेबल है और अगेंस्ट द लॉ है। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आज की वीडियो में आपसे करनी थी। वीडियो ना चाहते हुए छोटा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बातें थी जिनको आपके सामने रखना था। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।